आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसका शॉर्ट नाम है HFRW, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी करंट का वो काफी हाई होगा और रेजिस्टेंस डेवलप करेगा और फिर वेल्डिंग होगा। तो यहाँ से कि नाम से ही क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर ये फिगर जो देख रहे हैं, ये फिगर हमारा बेसिकली वही हाई रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का है। तो इसका मोस्टली इस्तेमाल जो है, जो स्टील या आयरन का ट्यूब होता है, स्टील या आयरन का ट्यूब होता है, उसको वेल्ड करने के लिए जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो जिस जिस चीज का ट्यूब बनाना है स्टील या आयरन का, उसको पहले हम लोग एक क्या कर लेते हैं, एक फ्लैट स्ट्रिप के रूप में इसको कट कर लेते हैं, है ना। और फ्लैट स्ट्रिप को कट करके और फिर इसको क्या कर देते हैं, इसको ऐसे मोड़ देते हैं राउंड शेप में। इस फ्लैट स्ट्रिप को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। बीच में हम क्या करते हैं, एक मैंड्रल यहाँ पर एक क्या डाल देते हैं, एक मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, इसको हम कहते हैं मैंड्रल। मैंड्रल तो मैंड्रल होता क्या है कि ये सिंपल सा एक तरह का सिलिंड्रिकल रॉड होता है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल रॉड हम लोग इसके मिडिल पार्ट में रख के और तब जा करके इस जो स्ट्रिप है इसको हम लोग इस रॉड के ऊपर से मोड़ देते हैं, ताकि ये परफेक्ट एक सर्कुलर शेप, मतलब सिलिंड्रिकल शेप ये ले, है ना। मतलब हो गया कि पहले ये हमारा क्या है, एक फ्लैट स्ट्रिप है, एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रिप है आयरन या स्टील का। इसके में हम क्या कर देते हैं, सेंटर पर एक सिलिंड्रिकल रॉड डाल देते हैं जिसको हम मैंड्रल कहते हैं। और फिर इस स्ट्रिप प्लेट को हम इसी रॉड के ऊपर से हम ऐसे मोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह का यहाँ पर क्या बन जाता है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब टाइप का बन जाता है। तो ये परफेक्ट सिलिंड्रिकल हो, ऐसा ना हो कि मतलब ये एज ए इलिप्टिकल हो जाए, है ना। ये परफेक्ट सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हो, इसी के लिए यहाँ पर बीच में हम क्या डाल देते हैं, मैंड्रल डाल देते हैं, जो कि परफेक्ट सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो उसके अगेंस्ट अगर हम स्ट्रिप को मोड़ते हैं तो फिर वो एक ट्यूब का रूप ले लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि फिर फाइनली ये जो दो इंड पॉइंट है इस स्ट्रिप का, यहाँ पर एक एक तो ये इंड पॉइंट हो गया और दूसरा ये इंड पॉइंट हो गया। तो जब हम इसको बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, तो ये दोनों ही इंड पॉइंट क्या होगा, एक पोजीशन में आ जाएगा। दोनों ये इंड जो लाइन मतलब एज है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर दो कंडक्टर होता है जो कि एज ए इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडक्टर को हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं ताकि जो है इसमें क्या हो, करंट की सप्लाई हो। तो ये दोनों ही कंडक्टर में क्या होता है, करंट की सप्लाई होती है। तो ये दोनों, और ये दोनों कंडक्टर, एक एक कंडक्टर जो है उस ये इस साइड वाला जो इंड एज है उस पे लगा हुआ रहता है, जबकि दूसरा कंडक्टर जो है दूसरे साइड एज जो है उसके ऊपर ये फिटेड रहता है। तो जब ये दोनों एज जो है यहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो दोनों के बीच में जो है तो यहाँ पर क्या डेवलप करता है, हाई रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो हाई रेजिस्टेंस डेवलप करने के कारण यहाँ पर हीट जो है वो भी काफी हाई अमाउंट में हीट भी जो है यहाँ डेवलप करता है। तो इस कारण से हाई हीट डेवलप करने के कारण यहाँ पर मटेरियल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है ना। और यहाँ पर दो व्हील रोल वेल्ड रोल, ये वेल्ड रोल है जो दोनों साइड से लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है, तो ये क्या करता है कि दोनों इंड एज को, यहाँ पर दोनों ही इंड एज जो है उसको आपस में
कांटेक्ट में रखता है। और ये इसको एज ए कि हम कहें तो यहाँ पर हम एक प्रेशर भी लगाते रहते हैं ताकि जो है दोनों ही इंड पॉइंट जो है वो एक दूसरे के फोर्सली कांटेक्ट में हो, मतलब अंडर प्रेशर में वो क्या हो, कांटेक्ट में हो। तो यहाँ कंडक्टर की मदद से, ये दो कंडक्टर की मदद से हम जहाँ पर दोनों इंड का जंक्शन है वहां पर रेजिस्टेंस डेवलप करके हीट जनरेट करते हैं। और ये हीट जो है वो दोनों ही एज को क्या कर देता है, एक सॉफ्ट बना देता है। एज ए मतलब पूरा पिघलता नहीं है, लेकिन एज ए पिघलने जैसा स्थिति वहां पर बना देता है, यानी कि वहां मटेरियल सॉफ्ट हो जाती है। और फिर हम यहाँ पर वेल्ड रोल की मदद से, दोनों तरफ लगा हुआ रहता है, इसको हम कंप्रेस करते हैं। एक एज को दूसरे एज के अगेंस्ट में हम यहाँ क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो मटेरियल सॉफ्ट होने के कारण दोनों ही एज जो है वो एक दूसरे में फ्यूज करके यहाँ वेल्ड क्रिएट कर लेता है। और फिर हम इसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक वेल्ड नगेट बन गया। और ये दो मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गया, वेल्ड हो गया। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और सेम प्रोसेस को हम उसके थ्रू आउट द लेंथ जो है हम सेम प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों ही एज क्या हो गया, अगर ज्वाइंट हो गया वेल्ड से, तो फिर जो हमारा जो पहले ये स्ट्रिप के रूप में था वो अब एक पाइप के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब यहाँ जो करंट सप्लाई करते हैं वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सप्लाई करते हैं, ताकि जो है यहाँ ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण यहाँ जो मेन चीज जो डेवलप करता है वो इंडक्शन होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के स्थान पर हम लोग यहाँ पर क्या टर्म यूज करेंगे, इंडक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ इंडक्शन डेवलप करता है और इंडक्शन की मदद से यहाँ पर हीट जनरेट करता है। हम इससे पहले रेजिस्टेंस हम बता दिए थे, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस टर्म से यूज मतलब इंडक्शन भी एक तरह का रेजिस्टेंस वैल्यू हालांकि जीरो होता है, लेकिन इंडक्शन के कारण भी क्या होती है, हीट जनरेट करता है ना। तो वो इंडक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट करता है। तो इस तरह से फाइनली जो है ये वेल्ड होकर के एक ट्यूब बना देता है। तो वही चीज है यहाँ पर कि वही यहाँ पर सारा लैंग्वेज के रूप में है कि पहले स्टील को हम स्ट्रिप के रूप में काटते हैं, फिर उसको कनकेव रोल या सीट को हम बेंड करते हैं ताकि ये पाइप जैसा रूप ले ले, मैंड्रल लगाते हैं बीच में ताकि वो एग्जैक्टली सिलिंड्रिकल टाइप का बन जाए। और फिर पेयर ऑफ कंडक्टर को हम दोनों ही साइड के एज पे रखते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास करते हैं। तो यहाँ पर करंट फ्लो जो करता है यहाँ पर थ्रू लो इंडक्टेंस रेदर देन लो रेजिस्टेंस एंड दैट इज थ्रू एयर गैप। चूंकि दो एज है, दोनों एज के बीच में क्या है, यहाँ पर एयर गैप है, लेकिन इसको हम रोल की मदद से यहाँ पर चूंकि करंट तो आ ही रहा है दोनों से, है ना। तो यहाँ पर बाय मतलब लो इंडक्टेंस भी लो होता है, मतलब ये होने के कारण, और स्किन इफेक्ट भी है, करंट जो फ्लो करता है इसके एज पे जाती है, तो यहाँ पर जो है वो हीट जनरेट करता है। तो इस कारण से यहाँ मटेरियल सॉफ्ट होती है, फिर प्रेशर इसको हम अप्लाई करते हैं और इस तरह से वेल्ड हो जाता है। फिर उसको हम कंटिन्यूअसली फ्रंट की तरफ आगे की ओर फॉरवर्ड मूव करा देते हैं, जिस कारण से ये हमारा वेल्ड हो जाता है। इसका मेनली यूज जो है पाइप बनाने के लिए है ना, आयरन का जनरली पाइप सब जो वेल्ड होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के थ्रू होता है। सेकेंड टाइप जो रेजिस्टेंस का वेल्डिंग का जो एक लास्ट है वो है हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग। अब फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या है कि इस तरह टाइप के वेल्डिंग में कैसे होता है, तो इसमें दो क्लैंप है, एक फिक्स क्लैंप है और एक मूवेबल क्लैंप है। क्लैंप मतलब हो गया जिसमें हम मटेरियल को फिक्स करते हैं। तो इसमें हमको देखिए ये जो है फ्लैश बट वेल्डिंग का मेनली यूज जो है इंड टू इंड ज्वाइंट के लिए होता है। कोई भी दो रॉड हो, अगर मतलब उसको इंड टू इंड ज्वाइंट या एज टू एज, इंड टू इंड या एज टू
एज टू एज, इसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो एक एक रॉड को हम क्या करते हैं, एक फिक्स क्लैंप में फिक्स कर देते हैं, दूसरा रॉड को हम मूवेबल क्लैंप में फिक्स कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि मूवेबल क्लैंप को हम लोग फिक्स क्लैंप के नजदीक जो है यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ पर क्या है, करंट ट्रांसफार्मर से करंट की सप्लाई करते हैं, और इसमें करंट का वैल्यू काफी हाई रखते हैं। यहाँ पर लगभग कह रहा है कि 1 लाख एम्पियर तक इसका क्या होता है, करंट होता है। तो जब बहुत ही ये काफी हाई वैल्यू है यहाँ पर करंट का, तो जब हाई वैल्यू ऑफ करंट मतलब यहाँ क्लैंप में क्या जो रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इससे होकर के फ्लो करती है, और इस इलेक्ट्रोड को हम मतलब यहाँ पर इस रॉड को जैसे ही जिसके साथ वेल्ड करना है उसके जैसे ही नियरली लाते हैं, तो यहाँ पर एक स्पार्क जैसा क्या होता है, जनरेट करता है, मतलब एक स्पार्क जनरेट करता है। तो स्पार्क जनरेट करने के कारण जो ये रॉड है, इसका इसके टॉप सरफेस पर जो ऑक्साइड का लेयर है, यहाँ पर जो ऑक्साइड लेयर बना हुआ है पहले से, जो कि काफी क्या है, हार्ड है। तो ये स्पार्क के कारण दोनों ही रॉड के जो एंड पॉइंट है, ये स्पार्क के कारण ये दोनों ही क्या होता है, मतलब ऑक्साइड लेयर यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मटेरियल एंड पे क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है ना। इसको मतलब स्पार्क के जगह हम लोग यहाँ फ्लैश टर्म, चूंकि फ्लैश वेट वेल्डिंग है तो एक स्पार्क ही है, मतलब यहाँ पर हम लोग टर्म यूज करेंगे फ्लैश का। तो एक फ्लैश डेवलप करता है, उस कारण से इसके टॉप सरफेस पर बना हुआ ऑक्साइड लेयर जो है वो मतलब हट जाता है। हट जाने ऑक्साइड लेयर जैसे ही हट जाता है, मटेरियल को काफी हीट एक्सपीरियंस करता है, तो ये दोनों ही सॉफ्ट बन जाती है। और सॉफ्ट बन जाने जैसे ही ये थोड़ा देर हम फ्लैश होने देते हैं, जब हमें लगता है कि अब यहाँ का मटेरियल सॉफ्ट हो चुका है, हम करंट को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और फिर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। करंट को बंद कर दिए, फ्लैश बंद हो गया, मटेरियल अभी भी हमारा क्या है, सॉफ्ट है। हम इसको क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर लगाएंगे तो ये जो दोनों मतलब सॉफ्ट मेटल है, ये एक दूसरे में क्या करेगा, फ्यूज करने देते हैं, और फिर इसको हम सॉलिडिफाई होने देते हैं, और तब जा करके ये हमारा क्या बन जाता है, एक वेल्डिंग बन जाता है ना। तो इस तरह से ये फ्लैश बेल्ट वेल्डिंग यूज करते हैं। तो इसका मेनली जो यूज है वो माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, फेरस, नन फेरस में एल्युमिनियम एलॉय, टाइटेनियम, और खास करके सुटेबल किसके लिए है, तो इंड टू इंड या एज टू एज ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो सिमिलर मेटल हो या डिसिमिलर मेटल हो। जनरली 0.2 mm से 25 mm थिक प्लेट तक का वेल्डिंग जो है हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग की मदद से वेल्ड करते हैं। तो ये भी किसका टाइप है, एक तरह का ये भी एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही टाइप है। तो ये हो गया फ्लैश बट वेल्डिंग। तो अब जो हमको नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास वेल्डिंग का है वो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। सॉलिड स्टेट मतलब इस नाम से ही क्लियर है कि वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब इसमें हमें मेटल को पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एज ए सॉलिड स्टेट में ही वो वेल्ड हो जाती है। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जैसे पहला है फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो देखिए इसमें भी क्या होता है कि जैसे एक हेड स्टॉक, जैसे हम लोग लेथ मशीन में हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बारे में जानते हैं कि हेड स्टॉक में जो यहाँ पर स्पिंडल लगा हुआ रहता है, और इस स्पिंडल में हम लोग जॉब को फिक्स करते हैं, और ये जो चक होता है, ये चक जो है वो हम लोग यहाँ पर मोटर लगा हुआ रहता है, मोटर ड्राइव के थ्रू ये चक घूमता है। जबकि दूसरा स्टॉक जो होता है यहाँ पर एक टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक में सिंपल सा एक फिक्स करने वाला एक स्पिंडल लगा हुआ रहता है जिसके ऊपर ये टेल स्टॉक है। तो टेल स्टॉक में मोटर का कोई भी पावर
नहीं होता है। सिंपल यहाँ पर क्या है, एक स्पिंडल लगा हुआ है जिसको अगर हम लोग हाथ से ऐसे मूव कराएंगे तो ये मूव करेगा, है ना। लेकिन इसके पास कोई ड्राइविंग पावर नहीं होता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एलिमेंट को, जॉब को हम लोग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों में फिट करेंगे तो हेड स्टॉक का जो चक है ये अगर रोटेट करेगा तो ये जॉब हमारा रोटेट करेगा। तो टेल स्टॉक का जो स्पिंडल है वो इस जॉब के साथ चूंकि ये फिक्स है तो ये टेल स्टॉक का भी स्पिंडल जो है इसी हेड स्टॉक के स्पिंडल के पावर से ही ये टेल स्टॉक का स्पिंडल भी क्या होगा, रोटेट करेगा। क्योंकि ये हेड स्टॉक का स्पिंडल रोटेट किया, जॉब रोटेट करेगा, जॉब रोटेट करेगा तो टेल स्टॉक का भी स्पिंडल रोटेट करेगा। तो टेल स्टॉक का स्पिंडल सिंपल सा है, एक फिक्स ही मतलब, लेकिन जब हम इसमें जॉब फिक्स करते हैं तो ये जॉब को रोटेट होने के लिए अलाउ करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब ये फ्रिक्शन वेल्डिंग होता कैसे है, तो हम लोग यहाँ फिगर में जैसा कि देख रहे हैं कि एक एक साइड जो होता है वो मूविंग, मतलब ये हेड स्टॉक की तरफ मूव करने वाला, यानी कि इधर की ओर हम इसको मूव करा सकते हैं। और ये एक रॉड जो है जिस दो को हमें वेल्ड करना है ये हमारा एज ए समझ लीजिए कि हेड स्टॉक के स्पिंडल से जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें हम लोग ड्राइविंग पावर आ रहा है तो इसका मतलब ये रोटेटिंग कंपोनेंट हो गया। ये क्या है, रोटेटिंग कंपोनेंट है। और ये एक्सियल डायरेक्शन में इधर की ओर हम इसको मूव करवा सकते, मतलब ये समझ लीजिए एज ए कि टेल स्टॉक पे फिट है। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि पहले स्टार्ट कर देते हैं रोटेट करना। तो ये रोटेटिंग एलिमेंट हमारा क्या हो गया, हाई एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करने लगता है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही ये रोटेट करने लगा तो फिर हम लोग यहाँ इस स्टॉक को, हेड स्टॉक को इसके तरफ जो है हम लोग मूव करवाते हैं और फिर हम इस दोनों सरफेस को कांटेक्ट में आने देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कांटेक्ट में आने के कारण अब यहाँ पर रबिंग एक्शन होगा। यहाँ जो जंक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि ये तो रोटेट कर रहा है और ये अभी मूव करके इसमें आकर के कांटेक्ट में आ गया, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, होने लगेगा एक रबिंग एक्शन होने लगेगा। तो रबिंग एक्शन होने के कारण यहाँ पर जो होती है वो हाई फ्रिक्शन डेवलप करता है। मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर यहाँ रब करेगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो इसको भी घुमाना चाहेगा। तो घुमाना चाहेगा तो दोनों के बीच में रबिंग होगा, यहाँ पर रबिंग एक्शन होता है। तो रबिंग एक्शन के कारण यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, फ्रिक्शन डेवलप करेगा। और जानते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो भी हीट जनरेट करता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण यहाँ जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर हीट जनरेट कर जाएगा। तो हीट जनरेट कर गया तो यहाँ का जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ का मटेरियल हीट हीट जनरेट किया, सॉफ्ट हुआ, हम लोग इस रोटेटिंग कंपोनेंट को ऑफ कर देते हैं। मतलब हो गया कि इसको हम लोग बंद कर देते हैं और फिर हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब मटेरियल चूंकि ये सॉफ्ट हो चुका है इंड पॉइंट पे, तो हम दोनों तरफ से प्रेशर लगाए रखते हैं जब तक कि यहाँ पर क्या हो जाए, ये दोनों ही सरफेस एक दूसरे में फ्यूज कर जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज कर गया तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक वेल्ड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, वेल्डिंग क्रिएट हो गया। तो यहाँ मटेरियल को पिघलाए भी नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन के हीट के कारण क्या हो गया, ये दोनों ही सॉफ्ट होकर के एक दूसरे में फ्यूज कर गया और यहाँ पर एक वेल्डिंग क्रिएट हो गया। तो इस तरह से फ्रिक्शन वेल्डिंग का यूज जो है, मतलब फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है इस तरह से परफॉर्म किया जाता है ना। तो इसका मेनली एप्लीकेशन जो होता है वेल्डिंग ड्रिल टू द शैंक। ड्रिल को शैंक के साथ हम लोग वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग इंजन भाल्व टू स्टीम, एक्सल टू इट्स हब, ये सब एप्लीकेशन में हम जनरली इस फ्रिक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये एक क्या था, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग था, है ना।